प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग राउल्ट का नियम का अध्ययन करेंगे। राउल्ट का नियम परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है। राउल्ट के नियम में वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में संबंध है। तो मोल अंश तो आप पहले से जानते हैं। आज हम लोग पहले वाष्प दाब के बारे में सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग राउल्ट के नियम पर विचार करेंगे। दोस्तों, वाष्प दाब को समझने के लिए एक साधारण सा प्रयोग किया जाए, घरेलू प्रयोग। एक ग्लास ले लीजिए कांच का, और इसमें आधा दूर तक आप जल भर दिए। इसका आधा भाग आप जल से भर दिए। इस ग्लास को अब धूप में रख दिया जाए और उस समय मान लीजिए कि वातावरण का तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस है। तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस है। अब एक कांच का ढक्कन इसके ऊपर रख दीजिए कि कोई भी जल का वाष्प बाहर ना जाए। तो देखिएगा, इसका अब ऑब्जर्वेशन करते रहिए, परीक्षण करते रहिए। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे इस जल में से जल के कुछ कण, जल के कुछ अणु वाष्प में बदलेंगे। तो क्या ये संपूर्ण जल वाष्प में बदल जाएगा? तो आप कहिए, देखिएगा कि नहीं सर, ये तो पूरा नहीं बदलेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि संतुलन की अवस्था आ जाएगा। जल और यह जल वाष्प, इन दोनों के बीच संतुलन की अवस्था आ जाएगी। और उस संतुलन की अवस्था में आप देखिएगा कि जल वाष्प की कुछ बूंदें जल में परिवर्तित होकर पुनः नीचे आएगा, और जितना यह जल वाष्प जल में परिवर्तित होकर जल में मिला, फिर उतना ही जल वाष्प में परिवर्तित होगा, और यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती रहेगी। अर्थात जल वाष्प में बदलेगा, फिर वाष्प जल में बदलेगा। इसका मतलब जल जब वाष्प में बदलेगा तो उस क्रिया को बोलिएगा वाष्पीकरण। और जब जल वाष्प संघनित होगा और जल में बदलेगा तो उस क्रिया को बोलिएगा संघनन। तो जिस अवस्था में वाष्पीकरण की क्रिया और संघनन की क्रिया की दर समान हो जाता है, उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था मतलब संतुलन की अवस्था। और उस साम्यावस्था में इस जल वाष्प द्वारा जो भी दाब आरोपित किया जाए, वह दाब द्रव पर आरोपित करेगा, फिर पात्र की दीवार पर दाब आरोपित करेगा। गैस जिस पात्र में रहता है उसके चारों ओर वह समान दाब आरोपित करता है। तो यह जो जल वाष्प है वह दाब आरोपित करेगा किस पर? तो इस द्रव के ऊपर भी दाब आरोपित करेगा, पात्र की दीवार पर भी दाब आरोपित करेगा। तो जो दाब वाष्प द्वारा आरोपित हुआ उसी को बोलेंगे हम लोग वाष्प दाब। देखा जाए वाष्प दाब की परिभाषा, जो आप अभी यहां सीखे हैं वही बात परिभाषा में दिखाई पड़ेगा।
वाष्प दाब का इंग्लिश होता है वेपर प्रेशर। वेपर मतलब वाष्प, प्रेशर मतलब दाब। वाष्प के द्वारा आरोपित दाब किसी स्थिर तापक्रम, जैसे आप तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस लिए हैं, पर द्रव वाष्प साम्यावस्था, जल द्रव के रूप में है और जल वाष्प वाष्प के रूप में है। इन दोनों के बीच साम्यावस्था मतलब संतुलन की अवस्था आया था। द्रव वाष्प साम्यावस्था में वाष्प द्वारा, इस जल वाष्प द्वारा द्रव के ऊपर, इस द्रव के ऊपर या पात्र की दीवार पर, द्रव के ऊपर या पात्र की दीवार पर आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। दोस्त, अब वाष्प दाब का परिभाषा भूलना मत। इतना मेहनत करके वाष्प दाब का परिभाषा लाया हूं। स्थिर तापक्रम होनी चाहिए और द्रव और वाष्प के बीच साम्यावस्था स्थापित हो जानी चाहिए। और उस साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा द्रव के ऊपर या पात्र के ऊपर जो दाब आरोपित किया जाता है उसी को वाष्प दाब कहते हैं। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि वाष्प दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? ये बहुत कम किताबों में दिया है। लोगों से पूछोगे, वाष्प दाब राउल्ट नियम तो पढ़ लिए, लेकिन पूछोगे कि वाष्प दाब को मापने वाला यंत्र क्या है, तो याद करो, वाष्प दाब को मापा जाता है मैनोमीटर द्वारा। याद करो फिर ना, वाष्प दाब को मापने वाला यंत्र है मैनोमीटर। वाष्प दाब का माप मैनोमीटर, यही एक नया शब्द मिला जो कि अभी तक आप नहीं सीखे थे। वाष्प दाब का माप मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। अब मैनोमीटर वाला थोड़ा प्रयोग पढ़ लो। ये भी प्रयोग तुम्हें नहीं मिला होगा, ये गारंटी बोल रहा हूं कि अभी तक ये मैनोमीटर वाला प्रयोग तुम्हें नहीं पढ़े हो, थोड़ा सीख लेना। यहां पर कोई द्रव ले लिया गया, द्रव जो होते हैं वाष्पशील होते हैं। ये द्रव क्या होगा, वो वाष्प में बदलेगा। द्रव बदल रहा है वाष्प में। असाम्यावस्था आएगी, असाम्यावस्था में है जो वाष्प होगा वह दबाव डालेगा। तो देखो, अब इसे पात्र में द्रव रख दिया, द्रव वाष्पीकृत हो रहा है। तापक्रम को मापने के लिए थर्मामीटर सेट कर दिया और इस पात्र से एक निकास नली निकाला जिससे ये वाष्प निकलकर यहाँ यह मैनोमीटर है। मैनोमीटर में यह पारा भरे हो, पारा Hg। मैनोमीटर में क्या भरा है, पारा। अब यह वाष्प इधर से होते हुए इस पारा के ऊपर दबाव डालेगा, तो दबाव डालेगा तो ये पारा का स्तर यहां नीचे आएगा और इधर पारा का स्तर ऊपर की ओर बढ़ेगा। जब यहां पारा का स्तर देखो सेंटीमीटर मेजरमेंट रखे हो, जब तुम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस रखोगे और यहां जल रखोगे तो उस समय जल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन तापक्रम पर
वाष्प दाब का मान आएगा 2.38 सेंटीमीटर Hg। 2.38 सेंटीमीटर पारा की ऊंचाई इसमें दिखाई पड़ेगी। कब? जब जल शुद्ध रहेगा तब। तो दोस्त अब याद कर लो कि वाष्प दाब को किस यंत्र से मापते हो? तो वाष्प दाब को मापने वाला यंत्र है मैनोमीटर। अब एक काम करो, जब यहां जल लिए हो तो अब तापक्रम बढ़ाते बढ़ाते 100 डिग्री सेल्सियस कर दो। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। तो उस स्थिति में जल जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगेगा, खौलने लगेगा। और उस स्थिति में दाब आ जाता है 76 सेंटीमीटर Hg। अब अगला प्रश्न आपके दिमाग में यह उठनी चाहिए कि वाष्प दाब का मात्रक क्या होता है? तो वाष्प दाब भी एक प्रकार का दाब है, तो वाष्प दाब का भी वही मात्रक होगा जो दाब का मात्रक होता है। वाष्प दाब का मात्रक दाब के मात्रक के समान होता है। तो अब आपको सीखना है कि दाब को अलग अलग मात्रक में कैसे व्यक्त किया जाता है। वाष्प दाब या दाब का मात्रक, उसमें पहला मात्रक है एटीएम। एटीएम यह शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से देखिए यहां से एटीएम यहां निकल कर आया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हिंदी है वायुमंडलीय दाब। तो एटीएम का मतलब हुआ वायुमंडलीय दाब, और एक एटीएम एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 76 सेंटीमीटर Hg। जो अभी आप पढ़े हैं कि दाब को आप मैनोमीटर से माप रहे थे, तो वही 76 सेंटीमीटर Hg। आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो इसको अब मिलीमीटर में बदलना होगा, तो इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 760 mmHg, और इसी को बोला जाता है टॉर। 760 टॉर। दोस्त अब याद कर लो, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 76 सेंटीमीटर Hg, मतलब पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर। उसी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदले तो 760 मिलीमीटर Hg, और 760 मिलीमीटर Hg को ही 760 टॉर कहेंगे। मतलब यह मिलीमीटर Hg टॉर के बराबर है। अब आप जानते हैं कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो यही एक एटीएम को आप पास्कल में लाइएगा तो 1.0136 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। और इसी को जब बार में कहिएगा तो 1.0136 बार, क्योंकि एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। अब इतना ही मात्रक आप कहीं भी पढ़िएगा तो दाब का इतना ही मात्रक मिलेगा। पुनः मेरे साथ याद कर लीजिए
एक एटीएम बराबर 76 सेंटीमीटर HG बराबर 760 mmHg बराबर 760 टॉर्क। यहाँ 4 मात्रक मिला, ATM, CMHg, mmHg और टॉर्क। फिर यही एक ATM बराबर 1.0136 गुने 10 के पावर 5 पास्कल, और यही इतना बराबर आप कहिएगा 1.0136 बार, क्योंकि एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। तो दोस्त, अब वाष्प दाब को मापने वाला यंत्र और वाष्प दाब का मात्रक ये जब तैयार हो गया तो हम लोग अब राउल्ट का नियम पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब वाष्प दाब जब समझ में आ गया तो अब राउल्ट नियम आसानी से समझा जा सकता है। राउल्ट विलयन के संबंध में 2 नियम दिए। पहला नियम में विलायक और विलेय दोनों वाष्पशील रखे। याद कीजिए, पहला नियम में विलायक और विलेय दोनों वाष्पशील, दूसरा नियम में विलायक वाष्पशील और विलेय अवाष्पशील। देखिए अब बोर्ड पर, पहले नियम में विलायक वाष्पशील और विलेय भी वाष्पशील। जैसे CCl4 नाम होगा कार्बन, 4 के लिए टेट्रा, Cl के लिए क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, यह विलायक के रूप में ले लिए। और इसमें बेंजीन C6H6 बेंजीन को विलेय के रूप में ले लिए। बेंजीन भी द्रव के रूप में होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी द्रव के रूप में होता है, और जितने द्रव होते हैं वह प्रायः वाष्पशील होते हैं। तो विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील है पहले नियम के लिए। दूसरा नियम में विलायक वाष्पशील और विलेय अवाष्पशील। जैसे विलायक के रूप में जल ले लिए, जल वाष्पशील है, इसमें विलेय के रूप में चीनी मिला दिए, C12H22O11। दोस्त, चीनी को किसी पात्र में खुला ही रख दिया जाए, कितना दिन भी रखोगे तो वह वाष्प में परिणत नहीं होगा। अर्थात जो चीनी है वह वाष्प में नहीं बदल रहा है, मतलब अवाष्पशील है। तो दूसरे नियम में विलायक वाष्पशील और विलेय अवाष्पशील। पहले नियम में विलायक और विलेय दोनों वाष्पशील। याद कर लीजिए इतना बात को। राउल्ट 2 नियम दिए थे, जिसमें प्रथम नियम में विलायक और विलेय दोनों वाष्पशील लिए थे, दूसरे नियम में विलायक को वाष्पशील लिए थे
और विलेय को अवाष्पशील के रूप में लिए थे। दूसरा नियम में विलायक वाष्पशील और विलेय अवाष्पशील। चलिए अब हम लोग प्रथम नियम पर थोड़ा डिस्कशन करें। प्रथम नियम में विलायक वाष्पशील और विलेय भी वाष्पशील, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन। अब इसको हम लोग समझने के लिए ए और बी के रूप में उपयोग करेंगे। एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, राउल्ट के नियम में विलायक को हमेशा ए मानिएगा और विलेय को बी मानिएगा। याद कीजिए पुनः, राउल्ट के नियम में विलायक हमेशा ए के रूप में रहेगा और विलेय बी के रूप में रहेगा। अब मान लीजिए कि ए का मैं 2 मोल ले लिया और बी का 1 मोल लिया। ए के मोल की संख्या अधिक है और बी के मोल की संख्या कम है। ए के मोल की संख्या 2 और बी के मोल की संख्या 1 है। इन दोनों को मैं एक पात्र में मिलाकर विलयन बना लिया। ए और बी दोनों को इस पात्र में रखकर विलयन बना लिया और ऊपर से मैं एयर टाइट मतलब वायु रोधी रबर से इसको ढक दिया कि कोई भी वाष्प बाहर ना निकले। अब होगा क्या, ए और बी दोनों का वाष्प बनेगा। ए का भी वाष्प बनेगा और बी का भी वाष्प बनेगा। और जो वाष्प होगा वह दबाव डालेगा और वाष्प के द्वारा आरोपित दाब को ही हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। तो अब एक प्रश्न उठ रहा है कि किसका वाष्प दाब अधिक होगा? तो जिसके मोलों की संख्या अधिक होगी उसका वाष्प दाब अधिक होगा, मतलब ए का वाष्प दाब अधिक होगा और बी का वाष्प दाब कम होगा। दोस्त, राउल्ट ने वाष्प दाब और मोल अंश के बीच संबंध स्थापित किया। जिसका मोल अधिक उसका मोल अंश भी अधिक होगा। जैसे मैं पूछूं कि ए का मोल अंश, तो ए का मोल अंश संकेत रूप में लिखिएगा XA। तो ए का मोल अंश निकालने के लिए ए के मोलों की संख्या को अंश में रख देंगे। 2 मोल जैसा कि मोल अंश में आप पढ़े थे। हर में क्या रखेंगे? तो इस विलयन के घर में जो अवयव है उनके मोलों की संख्याओं का योगफल हर में रख देंगे। मतलब 2 जोड़ 1 मोल। देखिए ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल मोल कट गया। आप कहे थे कि मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। फिर यह वैल्यू आ जाएगा आपका 2/3। अब कोई मात्रक नहीं रहेगा क्योंकि मोल मोल कट गया। फिर मैं पूछूंगा कि बी का मोल अंश, बी का मोल अंश के लिए संकेत हो जाएगा XB। यह हो जाएगा आपका 1/3, मतलब 1 मोल। अब बट्टा में टोटल मोल 3 मोल। फिर मोल मोल कट गया, वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो देखिए ए का मोल अंश आया 2/3, बी का मोल अंश आया 1/3। तो जिसका मोल अंश अधिक उसका वाष्प बनेगा अधिक
और जिसका वाष्प बनेगा अधिक उसका वाष्प दाब भी होगा अधिक। अब एक बात बताओ, कभी कहे थे कि मोल अंशों का योगफल हमेशा एक के बराबर होता है, मतलब एक से प्लस एक्स भी बराबर 1। जोड़कर देख लो, 2/3 और 1/3 दोनों को जोड़ोगे तो वह 1 आ जाएगा। देख लिया जाए, 2/3 जोड़ 1/3, 3 का एलसीएम लघुत्तम 3 हो गया। फिर ऊपर देखो 2 और फिर 1 बराबर 3/3 अर्थात 1। मतलब मोल अंशों का योगफल 1 के बराबर होता है। ये सब कहानी पहले हो चुका है। तो अब निश्चिंत रूप से हम लोग एक बात निष्कर्ष निकाल लिए कि जिसका मोल अंश अधिक उसका वाष्प दाब भी अधिक, अर्थात वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होगा। यही राउल्ट का प्रथम नियम है। दोस्तों, अब हम लोग परीक्षा के लिए जो राउल्ट नियम लिखना है कैसे लिखेंगे उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूं। राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, 1886 ईस्वी में राउल्ट ने विलयन में उपस्थित अवयवों के वाष्प दाब, अवयव माने पदार्थ, एवं उनके मोल अंशों के बीच संबंध स्थापित करते हुए निम्नलिखित 2 नियमों का प्रतिपादन किए। किसके किसके बीच संबंध स्थापित किए? तो अवयवों के वाष्प दाब और उनके मोल अंशों के बीच। प्रथम नियम जो अभी आप लोग सीख कर आए हैं कि जो वाष्प दाब होगा वह मोल अंश के समानुपाती होगा, उसी को आप लोग भाषा के रूप में लिख दिए हैं। नियत ताप पर शर्त होनी चाहिए कि तापक्रम नियत होनी चाहिए, मतलब स्थिर ताप पर 2 वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब, मतलब उस द्रव द्वारा आरोपित दाब उसका आंशिक वाष्प दाब होगा, विलयन में उसके मोल अंश का समानुपाती होता है। याद कर लीजिए पुनः, तापक्रम नियत होनी चाहिए, जो अवयव आप मिला रहे हैं, पदार्थ मिला रहे हैं, वे दोनों वाष्पशील द्रव होनी चाहिए। तब जो विलयन प्राप्त होगा उस विलयन में प्रत्येक वाष्पशील द्रव के द्वारा आरोपित आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इसी को ए और बी लेकर अब मैथमेटिकल रूप दे दीजिए। उदाहरण स्वरूप यदि 2 वाष्पशील द्रव ए एवं बी का विलयन में, वाष्पशील द्रवों ए एवं बी का विलयन में मोल अंश क्रमशः है एक्स एवं एक्स बी हो तो अब एक्स और एक्स बी ए और बी के मोल अंश क्रमशः हैं, मतलब ए का मोल अंश एक्स है और बी का मूल अंश एक्स बी है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार
प्रत्येक वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब, उसको मैं इंडिकेट किया PA से, PA। और इसका मोल अंश विलयन में उसके मोल अंश, A का मोल अंश है XA। क्या है भाई? तो समानुपाती होता है, मतलब PA समानुपाती XA। फिर मैं आपसे कहूंगा कि समानुपाती चिन्ह को हटाइएगा तो कोई नियतांक लाइएगा। मान लीजिए कि अभी टेम्परेरी नियतांक आप K ला दिए, XA लिख दिए। अब एक बात सुनिएगा, तो आप जान रहे हैं कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है। यदि मैं शुद्ध A ले लिया, मतलब केवल इस पात्र में A को रखा, B को नहीं रखा, तो B का मोल अंश 0 हो जाएगा, क्योंकि उसको मैं डलवे नहीं किया हूं, केवल शुद्ध A रखा हूं। तो XA प्लस 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो जब मैं XA के जगह पर 1 रखूंगा तो PA बराबर K इंटू 1 होगा, अर्थात यह जो नियतांक होगा शुद्ध A के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। जब केवल मैं इस पात्र में केवल A रखा हूं, शुद्ध A, तब शुद्ध A रखने पर XA का मान 1 आया, और यहाँ XA का मान जब मैं 1 रखा तो यह जो नियतांक है वह A के वाष्प दाब के बराबर है। कैसा A? तो शुद्ध A, और शुद्ध के लिए यहाँ पर नॉट लगा दिया जाता है। इसको पढ़ेंगे PA नॉट। नॉट मतलब है शुद्ध है। तो अब बताइए K के जगह पर मैं क्या लिखूं? तो K बराबर मेरा आ गया PA नॉट। तो यह टेम्पररी नियतांक को हटाइए और यहाँ लिखिए PA नॉट। अब इसमें आप बताइएगा कि PA क्या है। इस पर नोट नहीं दिए हैं, इसका मतलब यह विलयन का वाष्प दाब है, मतलब विलयन में A का वाष्प दाब। PA नॉट पढ़िएगा, 0 को नॉट कहिएगा, PA नॉट। इसका अर्थ हुआ, नॉट का मतलब शुद्ध है, शुद्ध A का वाष्प दाब। XA विलयन में A का मोल अंश। चलो पुनः याद कर लो, PA जो है इस पर नॉट नहीं लगा है, मतलब यह विलयन में उपस्थित है। तो कहेंगे कि विलयन में A का वाष्प दाब, एक पदार्थ हुआ, P दाब हुआ, जिसको हम वाष्प दाब कह रहे हैं। यहाँ नॉट लगा है, मतलब शुद्ध A का वाष्प दाब। नॉट मतलब शुद्ध है। XA मतलब विलयन में A का मोल अंश। इसी तरह से जब B के लिए बोलना होगा, इसे आप समीकरण 1 ले लीजिए। अब B के लिए बोलना होगा तो पुनः बोलिएगा PB समानुपाती XB, फिर PB इक्वल टू नियतांक के जगह पर आप PB नॉट लाइएगा और फिर यहाँ XB लिख दीजिएगा। यह समीकरण 2। जैसे इसको आप पढ़े थे उसी तरह से इसको पढ़िए। यहाँ नॉट नहीं लगा है, मतलब शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। अशुद्ध है मतलब विलयन में है। तो विलयन में B का वाष्प दाब, यहाँ PB नॉट जो कह रहे हैं उसको कहिएगा शुद्ध B का वाष्प दाब, और इस XB को कहिएगा B का मोल अंश। दोस्तों
राउल्ट का पहला नियम क्लियर हो गया। अब इसका आलेख देखा जाए। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इन दोनों समीकरणों का आलेख समझा रहा हूं। इस समीकरण 1 का आलेख खींचा जाए तो PA बराबर PA नॉट XA। देखिए मैं क्या लिया हूं, इस X अक्ष पर मैं मोल अंश ले लिया, मतलब XA और XB को रखूंगा। इस Y अक्ष में A को रखा मैं A का वाष्प दाब, दूसरे ओर रखा B का वाष्प दाब। अब चला जाए, आलेख खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना जरूरी है। जब हम यहां देखिएगा XA बराबर 1 है और XB का मान 0 है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो XA का मान घटते जाएगा और XB का मान बढ़ते जाएगा। मोल अंशों का योगफल आप जानिए रहे हैं कि 1 के बराबर होता है, तो XA प्लस XB बराबर 1। तो जब XA बराबर 1 होगा तो XB बराबर 0 होगा। चलिए पहले मैं XA बराबर 1 लेकर चल रहा हूं इस समीकरण के लिए। तो XA बराबर जब 1 लेंगे तो यह जो PA होगा वह PA नॉट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं PA नॉट, इसमें एक पॉइंट मैं ले लिया PB नॉट, मतलब शुद्ध के लिए। XA बराबर 1 है तो यह जो PA होगा वह PB नॉट के बराबर होगा, मतलब यह पॉइंट मिला। अब यहाँ पहुँचिए, जब XA बराबर 0 हो जाएगा, जब XA 0 तो यह पूरा बात 0, मतलब वाष्प दाब भी 0 हो जाएगा, मतलब यह पॉइंट मिला। अब इन दोनों को मिला दीजिए, यह जो समीकरण मिला, यह आलेख मिला मेरा किस समीकरण का, PA बराबर PA नॉट इंटू XA। अब दूसरा समीकरण देखा जाए, PB बराबर PB नॉट इंटू XB। चलिए यहाँ पॉइंट देखिए, B का वाष्प दाब XB बराबर जब 1 लीजिएगा तो XB बराबर जब 1 लेंगे तो यह जो PB होगा PB नॉट के बराबर हो जाएगा। XB बराबर 1 तो यह PB नॉट PB के बराबर, मतलब यह पॉइंट हमें मिल गया। अब XB यहाँ पहुँचे हम लोग, XB बराबर जब 0 लेंगे तो यह टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब B का वाष्प दाब 0 हो जाएगा, अर्थात यह पॉइंट मुझे मिल जाएगा। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो यह जो आलेख मिला वह आलेख मिला हम लोगों का दूसरे समीकरण का, अर्थात PB बराबर PB नॉट इंटू XB। अब दोस्त, इन दोनों पॉइंट को जब हम लोग मिलाएंगे तो यह क्या है, दोनों का योग हो गया, मतलब P टोटल वाष्प दाब बराबर PA प्लस PB। दोस्त अब ध्यान दे दो, टोटल वाष्प दाब P जो होगा वह किसके बराबर, तो इन दोनों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर, अर्थात P बराबर PA प्लस PB। दोस्तों अब यह दिमाग में अब सेट कर लिया जाए, जो हम लोग मौखिक अभी बोल रहे थे उसमें कौन क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लिया जाए। जैसे PA है तो नॉट नहीं दिए हो, मतलब बिलियन, तो PA बराबर
विलयन में एका वाष्प दाब। फिर PBS नॉट जब दे दिया तो नॉट का मतलब ही होता है शुद्ध। जैसे अब लिख दिया गया कि PA नॉट, मतलब नॉट का मतलब शुद्ध है, तो यहां से पढ़िएगा शुद्ध ए का वाष्प दाब। फिर XA, तो XA क्या है, तो A का मोल अंश कब, जब विलयन में है तब। तो विलयन में A का मोल अंश। इसी तरह से अब मैं आपसे कह दूं कि PB क्या है, तो जहां पर ऐसे A था तो विलयन में A का वाष्प दाब, तो इसको कहिएगा विलयन में B का वाष्प दाब। फिर कहूंगा PB नॉट, फिर नॉट मतलब शुद्ध है, तो यहां कहिएगा जैसे यहां लिखे थे शुद्ध A का वाष्प दाब, यहां कहिएगा शुद्ध B का वाष्प दाब। फिर XB बराबर, तो जैसे यहां लिखे थे XA बराबर विलयन में A का मोल अंश, तो यहां कहिएगा विलयन में B का मोल अंश। और जो केवल P लिखे थे वह कुल दाब है, कुल वाष्प दाब। तो कुल वाष्प दाब P बराबर आप कहे थे PA प्लस PB। इसी को और थोड़ा सा डेवलप कर लीजिए। P बराबर PA के बदले आप लाए थे समीकरण 1 PA नॉट इंटू XA, प्लस PB के लिए लाए थे PB नॉट इंटू XB। तो कुल दाब के लिए आप फॉर्मूला आपका अंत में आ जाएगा। दोस्त, अब राउल्ट का प्रथम नियम यहां पर समाप्त हुआ। दोस्तों, अब राउल्ट का दूसरा नियम देखा जाए। दूसरा नियम में आप कह रहे थे कि वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है। जैसे इसमें आप जल ले लिए, जल वाष्पशील है, तो जल आपका वाष्पशील विलायक है। इसमें आप चीनी मिला दी है। चीनी जो है अवाष्पशील विलेय है। तो अब जल का जो वाष्प दाब रहेगा वह शुद्ध जल के बराबर रहेगा, या उससे अधिक हो जाएगा, या उससे कम हो जाएगा। यही तीन प्रश्न आपके सामने उठ रहा है। जब वाष्पशील विलायक जल में आपने वह वाष्पशील विलेय चीनी को मिलाया, तो जो विलयन प्राप्त हुआ उसका वाष्प दाब
जल के वाष्प दाब के बराबर रहेगा या शुद्ध जल के वाष्प दाब से अधिक हो जाएगा या शुद्ध जल के वाष्प दाब से कम हो जाएगा। तो थोड़ा विचार कीजिए, जब आप चीनी मिलाए हैं तो चीनी के अवयव पूरे जल में एक समान रूप से वितरित हो गए हैं। एक समान रूप से वितरित हो गए हैं तो चीनी के अणु जल के सतह पर भी रहेंगे और जल के सतह पर ये चीनी का अणु आएगा और यह तो वाष्पशील होगा नहीं। तो वाष्पशील कौन होगा? केवल जल होगा। तो देखिए चीनी के कण इस सतह पर उपस्थित होकर इस सतही क्षेत्रफल को कम कर दिए, तो सतही क्षेत्रफल घटता है तो वाष्पन की क्रिया कम हो जाता है। फिर से याद कीजिए, सतही क्षेत्रफल घटता है तो वाष्पन की क्रिया कम हो जाता है। एक उदाहरण से समझ लीजिए, एक कपड़ा है, उसको आप एक साथ मोड़कर मोटा रूप में आप रख दिए तो सूखने में अधिक टाइम लेगा, क्योंकि वहां सतही क्षेत्रफल घट गया। और उसी को खोलकर पूरा खोलकर सुखा रहे हैं तो वह जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि वहां सतही क्षेत्रफल बढ़ गया। तो सतही क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पन की क्रिया कम होगी और वाष्पन की क्रिया कम होगी तो वाष्प दाब कम बनेगा, वाष्प दाब की मान कम हो जाएगी। तो हम लोग अब निष्कर्ष पर पहुंच गए कि सतही क्षेत्रफल का मान घटेगा तो वाष्पन की क्रिया कम होगी, वाष्पन की क्रिया कम होगी तो वाष्प कम बनेगा और वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। जैसे यहीं पर पुनः देख लीजिए, जब शुद्ध जल लिए थे तो जल का सतही क्षेत्रफल अधिक था, इसी में अब चीनी मिला दिए तो जल का सतही क्षेत्रफल कम हो गया और जल का सतही क्षेत्रफल कम हुआ तो जल का वाष्प दाब भी अब कम हो जाएगा। इसी बात को राउल्ट ने अपने नियम में लिखा है, देख लीजिए। नियत ताप पर जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, वाष्पशील विलायक जल में अवाष्पशील विलेय चीनी मिलाया जाता है, तो विलयन के वाष्प दाब में जो पूरा विलयन बना, विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन माने कमी का मान अवाष्पशील विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। अब यही बतिया को थोड़ा मैथमेटिकल रूप में प्रूफ कर दिया जाए। यदि वाष्पशील विलायक A में घुलनशील अवाष्पशील विलेय B के मोल अंश क्रमशः X एवं XB हो तो वाष्पशील विलायक हम A ले लिए और उसमें घुलनशील अवाष्पशील विलेय को मैं B ले लिया। A का मूल्यांश X से और B का मूल्यांश XB है। दोस्त अब मैं पूछूंगा कि X से प्लस XB का मान कितना होगा, तो X से प्लस XB मतलब मूल्यांशों का योगफल 1 के बराबर होता है। पुनः मैं आपसे पूछूं कि अब बताइए कि तब X से बराबर मैं पूछूंगा कि X से बराबर कितना, तो XA बराबर अब 1 में से XB घट जाएगा तो 1 माइनस XB। अब अपने फिगर पर देखिए, चीनी अवाष्पशील विलेय है, इसको मैं ले लिया B। फिर जल वाष्पशील विलायक था, इसको मैं ले लिया A। तब
कब बताइए कि क्या चीनी वाष्प में बनेगा क्या? तो चीनी का वाष्प नहीं बनेगा। वाष्प किसका बनेगा? तो केवल जल का बनेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि Pa मतलब जल का वाष्प दाब विलयन में बराबर Pa नॉट इंटू XA एवं Pb बराबर आप कहिएगा कि Pb नॉट इंटू XB, लेकिन B मतलब चीनी का यदि वाष्प बनता तो वाष्प दाब होता, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब Pb का मान 0, क्योंकि चीनी का वाष्प नहीं बनेगा। दोस्त, अब निष्कर्ष में आप ले लिए कि Pb का जो मान होगा वह है 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यह अवाष्पशील है। अब आगे इसको बढ़ाया जाए। Pa बराबर XA के जगह पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस XB। तब Pa बराबर Pa नॉट इंटू 1 माइनस XB। फिर और आगे बढ़ाइए। Pa बराबर, अब गुना कीजिए Pa नॉट से दोनों में, तो Pa नॉट 1 में Pa नॉट से गुना किए Pa नॉट माइनस, अब Pa नॉट से XB में गुना कीजिए तो Pa नॉट इंटू XB। दोस्त, अब इसको हम लोग RHS से LHS में लाए माइनस Pa नॉट XB को। आई Pa को LHS से RHS की ओर ले जाए तो यह माइनस वाला उधर जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। मतलब Pa नॉट XB बराबर Pa नॉट XB, यह चला गया उस साइड में, तो यह Pa नॉट के साथ यह आएगा Pa, तो आ जाएगा Pa नॉट माइनस Pa। अब मैं अंतिम बार आपसे पूछूंगा कि यह XB बराबर अब क्या होगा। तो XB बराबर लाने के लिए Pa नॉट को इस साइड में लाइएगा, उससे डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा Pa नॉट माइनस Pa बटा में Pa नॉट। दोस्त, अब यही फॉर्मूला आपको राउल्ट का दूसरा नियम याद करवा देगा, जहां मैं पूछूंगा कि XB क्या है, तो जहां XB बराबर कहिएगा अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय का मूल अंश। देखिए, अवाष्पशील विलेय का मूल अंश XB है। फिर Pa नॉट माइनस Pa, ये बात ऊपर वाला Pa नॉट माइनस Pa, तो ये क्या है हुआ है? तो वाष्प दाब में कमी हुआ है। शुद्ध जल के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब कम हो गया है, तो इसको बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन मतलब कमी। याद रखिएगा, बार बार ये अवनमन शब्द आएगा। अवनमन मतलब है कमी। फिर मैं पूछूंगा कि आप Pa नॉट माइनस Pa बाई Pa नॉट, इस पूरे को क्या कहिएगा? Pa नॉट माइनस Pa बाई Pa नॉट,
तो यह था वाष्प दाब में अवनमन माने कमी था। इस पीए नॉट से आप डिवाइड कर दिए तो इसके सापेक्ष अवनमन, तो इसी को बोलेंगे आप वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दोस्त, अब टोटल यहीं से राउल्ट का दूसरा नियम में याद हो जाएगा। क्या है? तो अवाष्पशील विलेय का मोल अंश का मान वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। इसी समीकरण को आप यहाँ पर नियम के रूप में रख दिए हैं। चलिए अब इस समीकरण को देखते रहिए और नियम भी देखिए। नियत ताप पर जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो क्या होता है भाई? तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ध्यान दीजिएगा, विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मतलब यह वैल्यू, ये पूरा का मान अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मान बराबर है अवाष्पशील विलेय के मोल अंश के। दोस्त, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राउल्ट का नियम जब भी पूछेगा तो दीर्घोत्तरीय में पूछेगा। यदि लघुत्तरीय में पूछेगा तो कहेगा कि प्रथम नियम बताइए या दूसरा नियम बताइए। लेकिन जब क्वेश्चन रहेगा कि राउल्ट के नियमों का उल्लेख करें तो वह दीर्घोत्तरीय में 5 अंक में क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं बोर्ड पर जो दोनों नियम बताया हूं विस्तार पूर्वक वह दीर्घोत्तरीय के लिए बताया हूं। और प्रश्न का उत्तर जब तक आप सटीक रूप से नहीं लिखिएगा तब तक अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। तो जो मैं दोनों नियम विस्तार पूर्वक बताया हूं यह उस स्टूडेंट के लिए है जो कि परीक्षा में टॉपर बनना चाह रहा है, उसी के लिए मैं विस्तार किया हूं। सामान्य स्टूडेंट तो अपना कहीं गैस पासपोर्ट से भी लिख लेंगे, वो छोटा छोटा में रहेगा तो उसको वही गैसे पासपोर्ट वाला अच्छा लगेगा। तो छोटा छोटा लिखिएगा, छोटा छोटा अंक भी मिलेगा, नंबर भी मिलेगा। आप विस्तार से लिखिएगा तो विस्तार पूर्वक अंक भी मिलेगा, मतलब अच्छा अंक मिलेगा। इसलिए राउल्ट नियम को आप जैसे मैं दोनों नियम विस्तार पूर्वक लिखवाया हूं वैसे लिखिएगा तो आपका अंक अच्छा आएगा। धन्यवाद।